हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है, आज के करंट अफेयर्स पर सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि आज लेटेस्ट अपडेट क्या है आज के करंट अफेयर्स में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दिस इज इन न्यूज एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। ओके, दूसरा न्यूज यहाँ पर है बो इको के बारे में, और ये क्यों चर्चा में रहा बो इको, व्हाई दिस इज इन न्यूज। थर्ड है हमारा यहाँ पर केरसांगरी, ये चर्चा का विषय क्यों बना है, और इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है ये, जिसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली विच इज रिलेटेड टू आवर फार्मर्स। ठीक है ना, वैसे जो भी न्यूज विशेषकर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, दैट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि आप देखेंगे कि स्पेशली इन योर एग्जामिनेशन वो वहां से आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कहीं ना कहीं से। तो इसलिए सो दैट्स वाई, और फिर गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो लेटेस्ट स्कीम है, सो आपको उसके ऊपर क्या करनी है, पैनी नजर रखनी है, तभी आप इसको लेकर के क्या हो पाएंगे, अपडेट रहेंगे। सो द न्यूज इज दैट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये टाइप, यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो ये कौन से प्रकार की योजना है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र द्वारा प्रशासित जो है, या केंद्रीय स्तर की क्या है, एक परियोजना है। अब सवाल ये उठता है कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस इट मीन्स कि भाई अगर ये स्कीम लाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका पर्पस हम लोग देख सकते हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग में हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न इंफ्रा को क्या करना है, डेवलप करना है। हम ज्यादा फोकस्ड हैं कि हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, या अवसंरचनात्मक जो उसमें कंडीशन है, जो अवसंरचनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, उसे हम आधुनिक कर सकें। टेन्यूर 2016 से क्या है, ऑलरेडी ये यहाँ पर रन कर रहा है। तो अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, स्पेशली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें जो कि न्यूज में रहा, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। ये न्यूज यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड प्रपोजल्स थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी EOI डेटेड, यानी 27/5/2025 अंडर द स्कीम फॉर द कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना from eligible entities, okay, prospective entrepreneurs across the country for setting up of cold chain projects। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि जो विशेषकर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, इसके माध्यम से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने विशेषकर क्या देख सकते हैं कि जो कोल्ड चेन परियोजना की स्थापना के लिए देश भर में जो भी एलिजिबल संस्थाएं हैं, यानी जो पात्र संस्थाएं हैं, उनसे जो है यहाँ पर पात्र संस्थाओं से, संभावित उद्यमियों से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत दिनांक 27/5/2025 को रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव जो है आमंत्रित किए हैं। ये न्यूज में था, ये चर्चा में था, दैट इज इन न्यूज। अब सवाल ये उठता है कि दैट व्हाट इज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये है क्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज बीन इंप्लीमेंटिंग द अम्ब्रेला स्कीम सिंस 2016 से 17 रेफर टू द, जो है यहाँ पर इसमें अगर देखें इन्फोग्राफिक। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन स्कीम के संबंध में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2016-17 से इसे अम्ब्रेला योजना जो है को क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब ये हुआ अम्ब्रेला योजना, जिसके बारे में अगर हम लोग कहा जाए कि क्या होता है अम्ब्रेला योजना, है ना, हम कौन से प्रोजेक्ट को कहते हैं कि दैट वी कॉल्ड अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। तो देखिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत क्या है, एक बड़े उद्देश्य से काम किया जा रहा हो, और उसके अंतर्गत हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें बहुत सारे जो है उसमें एलिमेंट्स उससे जुड़े हुए हों, और बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें तत्व का क्या हो, समावेशन हो। ठीक है जी।
तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग इसको किया था 2016-17 के संदर्भ में देखा एज एन जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एज एन अम्ब्रेला स्कीम, और जिसके तहत बहुत सारी चीजें इसमें क्या है ऑलरेडी इसमें इसका समावेशन है। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये न्यूज में आया, ये चर्चा में आया, जिसका कारण क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कोल्ड चेन, जैसे आप सुनते होंगे कि कोल्ड चेन के बारे में, तो बेसिकली व्हाट इज कोल्ड चेन और क्या है ये। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि बिल्ड अ सीमलेस कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अ फार्म टू कंज्यूमर, यानी कि खेत से लेकर के जो उपभोक्ता हैं उन तक निर्बाध कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करना, यह हमारा क्या है अल्टीमेट टारगेट है या गोल है। और रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस डेयरी मीट पोल्ट्री एंड मरीन फिश एक्सेप्ट शम, ठीक है ना, यानी कि गैर बागवानी उत्पादे डेयरी मांस कुक्कुट पालन समुद्री मछली जिसमें कि झींगा को छोड़कर कि हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले हानि को कम करना। यानी जो ज्यादा आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं कि यहाँ पर इनसे संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत बार क्या होता है कि इसमें बहुत सारे वेस्टेज हो जाते हैं, तो इसमें एक ये भी टारगेट है कि इसमें बर्बादी नहीं हो, स्पेशली गैर बागवानी उत्पादों के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए लाइक डेयरी मांस कुक्कुट पालन है ना, इन सब में। तो बेसिकली किसानों को प्रसंस्कर्ताओं और बाजारों से जोड़ना, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए साल भर के लिए खाद्य उपलब्ध सुनिश्चित कराना, है ना, ये चीजें यहाँ पर क्या है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर लिंक फार्मर्स विद प्रोसेसर्स एंड मार्केट्स एंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स एंड ईयर राउंड फूड अवेलेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि किसानों को प्रसंस्कर्ताओं और बाजारों से जोड़ना, किसानों के लिए उचित मूल्य जो है यहाँ पर सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के लिए साल भर जो है खाद्य उपलब्धता ये जो है सुनिश्चित करना। तो ये सब क्या है, ये इसका एक अल्टीमेट क्या है यहाँ पर गोल है जो कि इससे क्या है जुड़ा हुआ है। अभी मैंने यहाँ पर ये बताया कि भाई इसमें कोशिश क्या करना है कि इसमें जो फार्मर्स है और जो कंज्यूमर है इन दोनों को कहीं से भी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स ना हो, और ये इन दोनों के लिए क्या हो सके इजीली या इजी रहे, यहाँ पर इनके लिए चीजें बेहतर हो सके। जैसे की कंपोनेंट्स फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग सेंटर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हब ट्रांसपोर्टेशन हो गया जैसे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हो गया, इंसुलेटेड वैन मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर्स इंडिविजुअल पीएसयूज, ये सारी चीजें हैं। तो इसके मुख्य घटक के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो है श्वेत स्तरीय अवसंरचना वितरण केंद्र परिवहन, ठीक है ना, मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है इससे जुड़ी हुई हैं कि इन सब का यानी बेसिक से लेकर के वो सारी चीजें जो इसके लिए क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे क्या है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा, संपदा मतलब आप समझते हैं संपदा मतलब क्या हो गया बेसिकली यहाँ पर कि उनके जो भी जिसके कहते हैं ना कि आपका एक बहुत बड़ा एसेट्स जो है ना, और स्पेशली अगर हम लोग ये देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इसमें टारगेट यही है यहाँ पर कि इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें संशोधित परिचालन दिशा निर्देश जारी इसमें किए गए ताकि खाद्य प्रसंस्करण जो है यहाँ पर वो और क्या हो सके यहाँ पर और बेहतर हो सके। और विशेषकर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई बार जो सामान की बर्बादी है ना, खासतौर से इससे संबंधित, तो वो क्या होगा कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे हाँ जी, बेसिकली यहाँ पर जैसे खाद्य अपशिष्ट के संदर्भ में अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पर ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था करना है ना, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टोरेज जो है वो अगर लॉन्ग टर्म का होगा तो वेस्टेज की जो समस्या हम देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसी वजह से ये चर्चा में आया। और अभी ये हाल फिलहाल न्यूज का कारण इसलिए बना है क्योंकि अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, या अभी अगर इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो अभी खाद्य संस्करण प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है भारत सरकार के द्वारा कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए देश भर में पात्र संस्थाओं से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत जो है इनसे प्रस्ताव मांगा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इन न्यूज बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट विच इज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड
proposals through expression of interest है ना, especially scheme for the cold chain and value addition infrastructure, so especially from eligible entities across the country. So that's why प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, that's in news, इसके चर्चा में आने का कारण ये रहा यहाँ पर, और ये इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑनवर्ड्स इट मींस कि 2016 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 16-17 से क्या है कि ये यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जारी है, और ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए चूंकि मौसम बदल रहा है ना, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो काफी कभी गर्मी हो जा रही है, कभी तेज गर्मी के साथ साथ तेज गरज के साथ क्या हो रहा है, मतलब एक चक्रवात वाली जैसी, तूफान जैसी स्थिति आ जा रही है। तो अभी हाल फिलहाल इंडिया में जैसे एक न्यूज आया, और वो न्यूज क्या था यहाँ पर, बो इको के बारे में। तो आइए हम देखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली बो इको क्या है ना, जो कि चर्चा में रहा, दैट इज इन न्यूज, और ये है क्या बो इको, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, द इंटेंस स्टॉर्म्स दैट हिट दिल्ली recently looked like a crescent or an arcus bow, which is technical terms are called bow echoes। यानी अभी हाल ही में दिल्ली में आए तीव्र तूफान किसी अर्धचंद्र या तीरंदाज के धनुष की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसे तकनीकी शब्दों में धनुष प्रतिध्वनि कहा जाता है। यानी बो इको जो है, जब हमारे पास जो सैटेलाइट, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स वगैरह इसके पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे इमेजेस जो निकल करके आते हैं। तो हाल ही में जो अभी तेज चक्रवात आया, और वो ऐसा दिखाई दे रहा था, लाइक बो इको के जैसा दिखाई दे रहा था। अब इसको अगर देखा जाए कि बेसिकली क्या है ये बो इको, और वाई दिस इज इन न्यूज, ये क्यों चर्चा में आया यहाँ पर, देखिए a bow echo is essentially a line of a storm, also called a squall line or the radar that looks like a bow. Note that this squall line can sometimes be embedded in a larger squall line also. A bow echo can extend it from 20 km to 100 km and last between 3 and 6 hours. यानी धनुष प्रतिध्वनि जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये मूलतः तूफानों की एक रेखा होती है, जिसे स्क्वेल लाइन भी कहते हैं, और जो रडार पर धनुष की तरह दिखती है। ध्यान दें कि ये स्क्वेल लाइन कभी कभी एक बड़ी स्क्वेल लाइन में ही समाहित हो सकती है। धनुष प्रतिध्वनि जो है ये 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैल सकती है, और 3 से 6 घंटे तक चल सकती है। तो आपने अभी देखा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हाँ, अब बो इको के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बो इको अभी कुछ दिन पहले ही साइक्लोन देखा गया, जो कैसा बन रहा है, वो धनुष प्रतिध्वनि जिसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करें, तो इट लुक्स लाइक बो इको। अब सवाल ये उठता है कि ये टर्मिनोलॉजी आया कहां से, बो इको के बारे में। तो द टर्म वाज कॉइन्ड इन 1970 बाय द टेड फुजिता, इनका नाम था टेड फुजिता। ये एक, ही वाज बेसिकली अ जापानी अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द स्केल टू क्लासिफाई टोर्नाडोज। ये 1970 के दशक में टेड फुजिता द्वारा गढ़ा गया था, जो एक जापानी अमेरिकी मौसम विज्ञानी थे, और बवंडर को वर्गीकृत करने के लिए पैमाना विकसित करने के लिए जाने जाते थे। साइक्लोन्स को कई बार हम लोग अपने इसमें क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि चक्रवात आया है ना, तो तेज बवंडर जिसको आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके बारे में खोजा किसने था, 1970 के दशक में टेड फुजिता एक जापानीज अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक स्केल क्लासिफाई किया था स्पेशली टोर्नाडोज को जानने के संदर्भ में। और उसी समय ये चीजें जो हैं क्लियर हो पाई कि भाई ये है क्या, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए। अब बात करते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ बो इको के बारे में। सो व्हेन, यहां देखेंगे, when rain cooled air comes down to the ground and spreads out horizontally, as this happens, a boundary called the guest front is created between the rain cooled air and warm moist air on the surface। जब बारिश से ठंडी हवा जमीन पर आती है और क्षैतिज रूप से फैलती है, ऐसा होने पर बारिश से ठंडी हवा और सतह पर गर्म नम हवा के बीच में एक सीमा बनती है, जिसे गस्ट फ्रंट कहते हैं। और ये जो फ्रंट है, यानी दिस फ्रंट पुशेस ऑफ द वार्म मॉइस्ट एयर इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच फॉर्म्स न्यू थंडरस्टॉर्म्स। ये फ्रंट जो है ये गर्म नम हवा को वायुमंडल में ढकेलता है, जिससे नए तूफान बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये बो इको का
फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना। अब इसके बाद के प्रोसेस क्या होते हैं इसमें यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। सो द न्यू थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस मोर रेन, thereby creating more rain cooled air which helps the gust form to maintain its strength also. So ये नए तूफान ज्यादा बारिश पैदा करते हैं, जिससे ज्यादा बारिश से ठंडी हवा बनती है जो झोंके के मोर्चे को अपनी ताकत बनाए रखने में मदद करती है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ बोइको। ये बोइको का क्या है यहाँ पर प्रोसेस है जो हम लोग देख सकते हैं। जब यह प्रक्रिया खुद को दोहराती रहती है तो एक समय ऐसा आता है जब तूफानों की रेखा के पीछे की तरफ हवा का प्रवाह होता है और यह तीरंदाज के धनुष की तरह झुक जाता है। यानी एज दिस प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है, so there comes a point when there is an inflow of air on the trailing side of the line of storms and bend it's like the archer's bow, है ना। एक आर्कर्स बो का ये क्या कर लेता है, एक शेप ले लेता है। और ये प्रक्रिया जब बार बार दोहरा रही होती है खुद को, तो एक टाइम ऐसा आता है जब तूफानों की रेखा को पीछे की तरफ का हवा प्रवाह होता है और तीरंदाज के धनुष की तरह ये झुक जाता है। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ बोइको जो आप देख सकते हैं। और ये द साइकिल है लास्ट एज लॉन्ग एज न्यू थंडर स्टॉर्म्स कीप फॉर्मिंग एट द फ्रंट, हेल्पिंग द सिस्टम ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो। ये चक्र तब तक चलता है जब तक कि सामने की ओर नए तूफान बनते रहते हैं, जिससे कि सिस्टम को बढ़ने और तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलती है। धनुष प्रतिध्वनि कोई नई घटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये आप सोच रहे हैं कि दैट दिस इज द न्यू इंसिडेंट, ये कोई ऐसी घटना है जो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 2022 में ऑलरेडी दिल्ली और नोएडा के ऊपर धनुष प्रतिध्वनि बनी थी। हालांकि ये अल्पकालिक था, 1 घंटे तक चला और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल रही थी इसमें, यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो बोइको के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट द न्यू इंसिडेंट, है ना। वी कांट से लाइक दैट कि ये न्यू इंसिडेंट है, बट हाँ इसके ये इंसिडेंट, इस घटना के बनने में इसका जो पूरा प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, ये बोइको की घटना बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली में चक्रवात देखा गया, तो उसमें बोइको जैसे जो इमेजेस निकल के आए, तो उससे समझ में आया कि ये क्या था, आपको जो साइक्लोन्स और जो थंडर स्टॉर्म बन रहा था, सो बेसिकली दिस इज ऑन द, ये बोइको बना रहा था, या उसके ही शेप को, जिसको कि ऑलरेडी 1970 के दशक में जो है अमेरिकी जापानी जो मेट्रोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा इसको ऑलरेडी क्लासिफाई किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। अब आते हैं, देखिए जीआई टैग के बारे में अगर बात किया जाए, तो स्पेशली अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर जीआई टैग मिलता है, तो ये उस वस्तु की पॉपुलैरिटी को एनहांस करेगा। सो व्हेनेवर प्रोडक्ट, है ना, गेट्स जीआई टैग, सो इट मीन्स दैट इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर ऑल्सो, है ना, और कहीं ना कहीं से इसकी डिमांड में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अभी जो चर्चा में आया दैट इज इज केर सांगरी। सांगरी, हालांकि आप देखेंगे कि राजस्थान में बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय जो है वहाँ के फूड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सांगरी। केर सांगरी दैट इज इन न्यूज। अब केर सांगरी क्या है, यहाँ पर ये क्यों चर्चा में आया है? So recently, Rajasthan's famous dish Kher Sangri has received a geographical indication tag. हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन केर सांगरी का भौगोलिक संकेतक टैग इसे प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और एक चीज और याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि स्पेशली इन योर एग्जामिनेशन जीआई टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं पे भी हाल फिलहाल जहां पर भी जीआई टैग मिले होते हैं, वहां से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। इट मीन्स कि मोस्टली जो है आपको प्रोबेबिलिटी बन जाती है किसका, कि आपके वहां से प्रश्न आएंगे जीआई टैग से। तो आप देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, आइए हम लोग देखते हैं कि अगर ये इतना फेमस है तो व्हाई दिस इज फेमस। इट्स अ राजस्थानी डेलिकेसी मेड यूजिंग सांगरी पॉट्स सोर्स्ड फ्रॉम द हार्डी खेजड़ी ट्रीज एंड केर बेरीज दैट ग्रो ऑन केर ट्रीज। ओके, बोथ दीज इंग्रेडिएंट्स आर नेटिव टू द एरिड रीजन्स ऑफ द थार डेजर्ट। ये बेसिकली एक राजस्थानी व्यंजन है जो खेजड़ी के, बहुत खेजड़ी जो है ये राजस्थान में और विशेषकर जो डेजर्टी एरियाज है वहां पर हम देखते हैं कि वहां की वो लाइफलाइन पेड़ के तौर पर उसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं। तो ये एक राजस्थानी व्यंजन है और खेजड़ी के पेड़ों से प्राप्त सांगरी की फलियों और केर के पेड़ों पर ये उगने वाले केर बेरीज से बनाए जाते हैं। ये दोनों सामग्रियां थार रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। यानी अगर ये कहा जाए तो ये दोनों के दोनों चीजें हम क्या देख रहे हैं कि जो थार रेगिस्तान है वहीं से क्या हम देख रहे हैं कि इसे यहाँ से पाया जाता है या वहीं पर ये मिलता है। और आते हैं इसके बारे में, केर सांगरी के बारे में, कि यहाँ पर देखेंगे
प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये बहुत फेमस है सांगरी की सब्जी, और यू कैन से जो है सांगरी इज वेरी पॉपुलर डिश इन राजस्थान। सो सांगरी के बारे में अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो केर सांगरी को बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट प्रोसेस भी है, आप ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट इजी कि आप इसको बहुत इजीली तरीके से बना लें, और बहुत ही जो है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द केर सांगरी इज अ वेरी केयरफुल एंड स्लो प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज केर बेरीज टेस्ट बिटर वेन रॉ, जब ये कच्चे होते हैं तो बहुत बिटर होते हैं, एंड बट बिकम डिलीशियस आफ्टर बीइंग सोक्ड, जब इनको आप फुला देते हैं रात भर, है ना, भिगो देते हैं रात भर, तो उसके बाद ये काफी, इसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सांगरी, कर्ड, रेड चिलीज, स्पाइसेस इसके साथ मिला के इसे यहाँ पर बनाया जाता है, और जो फाइनल डिश तैयार होता है केर सांगरी का, दैट इज वेरी स्पाइसी, है ना, वेरी स्पाइसी, फुल ऑफ अर्थली फ्लेवर, और बहुत ही डिलिशियस होता है केर सांगरी। तो केर सांगरी, जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि ये जो है बहुत ही, इट मीन्स इसके बारे में कि फॉर वेलबींग, ये क्या स्वास्थ्य के लिए कैसा है केर सांगरी, सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, yes, Kher Sangri is not just tasty but also healthy. It's a high in fiber, low in fat and rich in nutrition. People in Rajasthan usually eat it with bajra roti and ghee, making it filling in balanced meal. ठीक है ना? तो केर सांगरी सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होता, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, वसा कम होता है, पोषक तत्व बहुत अच्छे खासे भरपूर मात्रा में है। राजस्थान के लोग इसे बहुत ही बैलेंस तरीके से बाजरे की रोटी और घी के साथ क्या करते हैं, इसे खाते हैं। ठीक है ना? द सांगरी बीन ग्रोज ऑन द खेजरी ट्री विच इज sacred in Rajasthan. The Bishnoi community has protected this tree for the 100 of years and considered it a symbol of life. तो सांगरी की फलियां जो हैं ये खेजड़ी के पेड़ पर उगती हैं, जो राजस्थान में पवित्र माना जाता है, और बिश्नोई समुदाय ने सैकड़ों सालों इस पेड़ की रक्षा की है और इसे जीवन का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो जीआई टैग इसे मिला, दैट्स वाई केर सांगरी न्यूज में आया, और केर सांगरी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हमने यहाँ पर बात की। सो नाउ लेट्स कम टू द जीआई टैग। अब जीआई टैग के क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि भाई जीआई टैग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ऑरिजिन and possess qualities or a reputation that are due to that origin also. यह उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, उनमें ऐसे गुण या प्रतिष्ठा होती है जो उस उत्पत्ति के कारण होते हैं। ठीक है ना? एक टिपिकली यूज्ड एग्रीकल्चर, यानी इसमें अगर कहा जाए तो इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फूड स्टफ्स हो सकते हैं, वाइन, स्प्रिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इसके उपयोग के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कोई भी खाद्य वस्तु, ठीक है ना, उसके अलावा जो हैंडमेड जो वस्तु हैं वो भी क्या हो सकते हैं, जीआई टैग्स में यहाँ पर उसे रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीआई टैग जो है वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है ना? इफ ऑब्जेक्ट और इफ समथिंग लाइक वी कैन से दैट इट गेट्स जीआई टैग, सो ये कब तक वैलिड होता है? क्या ये इट्स वैलिड फॉर द लाइफ टाइम? नो। ये ध्यान रखिएगा, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 seeks to provide for the registration and better protection of geographical indication relating to goods in India. So basically this GI tag is valid for 10 years. ठीक है ना? Following which it can be renewed. वस्तुओं के भौगोलिक संकेत और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर संरक्षण का प्रावधान करते हैं। और ये जो जीआई टैग है बच्चों, ये 10 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, इट मींस नवीनीकृत कराना पड़ता है ना? तो लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि अगर जीआई टैग किसी चीज को अगर मिल जाता है तो इससे क्या होगा, इससे एक तरह से क्या होगा कि इससे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी इससे आकर्षण बढ़ेगा। लोग इसे क्या करेंगे, लोग इसे परचेज करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? और इससे क्या होगी, जब उस जगह की, उस स्पेस, स्पेशली जगह की क्या होगी, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। तो जीआई टैग्स के मिलने के अपने क्या है, बहुत बेनिफिट्स हैं। सो व्हाट वी कैन सी, स्पेशली जीआई टैग्स जो है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, और अभी हाल फिलहाल में जिसे जीआई टैग मिला है दैट इज केर सांगरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का केर सांगरी जो है इसे जीआई टैग मिला है। तो ये आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है कि जीआई टैग कहीं भी अगर मिल रहा है, और हाल फिलहाल में लेटेस्ट जीआई टैग कहाँ मिल रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल्सो। ओके,
सो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग फिर मिलते हैं, और आप सबको पीडीएफ ज़रूर मिलेगा। तो आप सब लोग जो है, अब तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, यहाँ इस चैनल पर दिया आईएएस पर आपको 71st बीपीएससी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण जो है अपडेट भी आपको मिलेंगे, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्पेशल ऑल्सो, और बिहार से संबंधित, चूंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स वाई डियर ऑल स्टूडेंट, जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग काइंडली जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। और चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दिया आईएएस को, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद प्यारे।